नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सब? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे ताकि हम आज की क्लास को शुरू करें। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और उम्मीद आपसे भी यही करूंगा कि आप भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। चलिए, ठीक है। नमस्कार, नमस्ते। हम पदार्थ की अवस्था कल पढ़ रहे थे और हमने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तक हम पहुंच चुके थे। इसमें मैंने आपसे कहा था कि एक आध पॉइंट बाकी है। और सबसे मेन चीज मैंने आपको कल एक पढ़ाई थी, मैंने आपसे कहा था कि एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि निम्न ताप पर पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है, जिसे हम परम शून्य ताप कहते हैं, है ना। तो अत्यधिक कम तापमान पर या लोएस्ट टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट देखने को मिलती है, तो वो यही वाली अवस्था थी जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है, एक पॉइंट है जब हम पदार्थ को बहुत कि देखो हमारे पास पूरे अगर पीरियोडिक टेबल या पूरे ब्रह्मांड या पूरे विश्व की बात कर ले तो 118 तत्व हैं ओवरऑल मिलाकर। इन 118 तत्वों को कम, है ना, अगर हम टेम्परेचर पर नीचे ले जाएं तो एक टेम्परेचर नीचे ले जाने का, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, एक तापमान फिक्स होता है जिसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या परम शून्य ताप कहा जाता है। इस परम शून्य ताप पर जो कण होता है ना, वो अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देता है ना। ऐसी स्थिति जब वो परम शून्य ताप पर पहुंचता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर पहुंचता है, तो परमाणु जो होता है ना वो बहुत उत्तेजित एवं बहुत ठंडे होते हैं। मतलब ठंडे का मतलब हाँ करेंगे, जैसे तुम ठंडे हो जाते हैं ना, हाँ पढ़ लेंगे, हाँ कर लेंगे, हाँ नौकरी ले लेंगे, ये ठंडे आदमी है। हाँ हम लेंगे, ये जुनून वाला आदमी है। समझे ना दोनों में डिफरेंशिएशन। तो यहां पर परमाणु अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देता है, तब उन्हें क्या कहा जाता है ना, सुपर एटम कहा जाता है। परमाणु अपनी क्या खो देता है? व्यक्तिगत पहचान खो देता है। अब ये चीज होती है, ऐसा कब होता है? जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, तब ये घटना घटित होती है। अब बात निकलकर थोड़ी सी और यहां से यदि हम आगे बढ़ाएं कि चलो परमाणु ने अपनी व्यक्तिगत पहचान खो दी, तो इसका कोई यूज है कि बस ये ऐसे ही चल रहा है ना। तो इसका यूज होता है क्वांटम मैकेनिज्म के अंदर या क्वांटम यांत्रिकी के अंदर। तो याद रखिएगा, इस अवस्था का जो उपयोग किया जाता है, जो यूज किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है? क्वांटम मैकेनिज्म के अंदर, है ना। मैकेनिज्म मतलब समझ गए, हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं, इंग्लिश में मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है, या यंत्र भी लिख दो, पर यंत्र मशीन होता है, यांत्रिकी ही ठीक रहेगा। थोड़ा सा फोन बढ़ा लेता हूं। तो क्वांटम यांत्रिकी में इसका यूज किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स जो होती है, एक ब्रांच है फिजिक्स की, हमें पूरा वो नहीं पढ़ना क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इसमें यूज किया जाता है क्वांटम मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। ओके, गुड। संडे को तो क्लास नहीं रहती है, सैटरडे को ये क्लास रहती है या नहीं, आपको कैसे इंगित किया गया होगा? नहीं, शायद मे भी, जहां तक मुझे पता है, ये मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, है ना। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, है ना, 2 दिन आपको रिवीजन के मिलेंगे। आपको अपना नोट्स वगैरह कोई क्लास रह जाए तो उसका आप पूरा कर सकते हैं। चलिए, अब यहां से हम आगे आते हैं। तो एक नया पार्ट जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं अवस्था परिवर्तन। चेंज इन स्टेट। अब अवस्था परिवर्तन क्या चीज होती है भाई? 3 ही कंडीशन देखने को मिलती है इजीली, तो, है ना। कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, या फिर एक काम करते हैं नीचे लिख लेते हैं। सॉलिड मतलब ठोस, है ना। लिक्विड मतलब द्रव, और गैस का मतलब गैस से।
ठोस, द्रव और गैस। तो कोई ठोस से द्रव में जा सकता है, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, और द्रव से ठोस में। कोई ठोस से सीधा गैस में जा सकता है, कोई गैस से सीधा ठोस में आ सकता है। जब आप यहां पर देखोगे ठोस का गैस में जाना, तो ठोस गैस में जाता है तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं। हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ नामकरण बता रहा हूं। ऊर्ध्वपातन। कोई गैस से सीधा ठोस में आता है, इसे निक्षेपण कहते हैं। डिपोजिशन। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। ठीक है। नमस्ते नमस्ते। बोर्ड बेटा, क्लास का बोर्ड कभी भी ब्लैक नहीं होगा। ठीक है ना, आज होगा ना कल होगा ना आने वाले समय में होगा। ठीक है, कभी भी ब्लैक नहीं होगा, है ना। कारण क्या है उसका? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर्ड पीडीएफ का ही प्रिंट निकालते हैं, ब्लैक में वो आता नहीं है ना। हारी डिमांड के बाद तो हम यहाँ पहुंचे हैं और बड़े मुश्किल से हमने बच्चों को कन्वेंस किया है। मेरी दिन में 6 से 7 क्लास चलती है, 6 से 7 में लगभग स्काई ब्लू बैकग्राउंड, इसलिए वाइट भी नहीं है, स्काई ब्लू है। और वो इसलिए रखते हैं ताकि आंखों पर स्काई ब्लू कलर, जैसे आसमान का स्काई ब्लू कलर हमारे चुभता नहीं है, तो वैसे ये भी वही होता है ना। आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस कम कर लो यदि आपको ऐसा लग रहा है तो, है ना। यही एक तरीका है। ठोस से द्रव में क्या होता है भैया? कोई चीज जाती है तो भाई सीधी सी बात है, द्रव से ठोस में आ रही है तो वो हिमांक कहलाएगी, फ्रीजिंग कहलाएगी। और ठोस से द्रव में जा रही है तो वो गलन कहलाती है, मेल्टिंग कहलाती है। और द्रव से गैस में जाती है तो वो अवस्था क्या कहलाती है भैया? सीधी सी बात है, वाष्पीकरण। इवोपरेशन कहलाती है। कोई गैस से द्रव में आती है तो वो कंडेंसेशन कहलाती है, संघनन कहलाती है। तो ये तो एक छोटा सा चार्ट बनाकर मैंने आपको बता दिया कौन किस में जाएगा तो कौन सी अवस्था होगी। ठीक है। तो जो अगर गैस है ना, द्रव में नहीं बदलकर ठोस से सीधा गैस में जाता है वो ऊर्ध्वपातन होता है, गैस से सीधा ठोस में आता है तो ये होता है। अगर वो द्रव में जाएगा तो वो मेल्ट और वाष्पीकरण कर रहा है। ये एक एक कंडीशन हो गई टोटल। हम इन एक एक कंडीशन को डिटेल से पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करते हुए, है ना। एक एक करते हुए सबको आगे बढ़ाते हुए इजीली पढ़ते हुए बढ़ेंगे। ठीक। तो हम सबसे पहले उठाते हैं यहां से, भाई सिंपल सी बात है कि कौन किस में जाएगा। तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग को एक साथ देखो। अब आपके जितने भी तीर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो यहां टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होता है ना, तापमान बढ़ेगा। अब आप पानी को गर्म करते हो तो तापमान घटता है कि कम होता है? बर्फ पिघलती है। और अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो तापमान घटेगा। डिक्रीज टेम्परेचर। दो स्थितियां बनती है। ठीक है। मैं आपको 3 बार बता चुका हूं बेटा, बोर्ड ब्लैक नहीं होगा, है ना। अब आप 100 बार कमेंट करिए, मैं बोर्ड ब्लैक नहीं करूंगा। ठीक है ना। यहां लिख देता हूं, आपको सुनाई नहीं दे रहा हो, बोर्ड का रंग नहीं बदलेगा। है ना बेटा। शायद मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आए, लिखी हुई समझ में आ जाए तुम्हें। हिंदी पढ़ना जानते हो, इंग्लिश पढ़ना जानते हो तो ओके। चलो, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। मेल्टिंग या गलन? ठीक है। गुड। बढ़िया, शानदार। देखो क्या होता है, गलन का मतलब क्या हो गया बाबू? हाँ, पढ़ेंगे हम आराम से, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। बोर्ड का कलर भाई बड़ी मुश्किल से स्काई ब्लू हमने है क्या करा है, बच्चों को कन्विंस करा है। फिर एक तो तुम कहाँ से आ गए यार, खून पीने हमारा, जाओ बहन जी यहाँ से। चलिए, तो देखो गलन का मतलब क्या होता है, कोई चीज पिघलना। तो भैया हम कह सकते हैं सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठोस का द्रव में बदलना। कोई ठोस किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। बर्फ का पानी में। ठीक है, बर्फ पानी में बदल जाए, या फिर कौन किस में बदल जाए। हाँ, मेल्टिंग ऑफ मेटल। धातु का पिघलना। जैसे लोहा है आपके पास, आप उसको गर्म करिए। ठीक है, बेटा कितनी क्लास होगी, क्या सिलेबस है, मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, है ना। तो रोज ये न पूछिए, उतना ही समय लगेगा। आप देख लीजिए 3 डेमो, उसमें मैंने सारे जवाब दे रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कोई ठोस द्रव में बदल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब भी मेल्टिंग होती है, गलन होती है, तो प्यारी दोस्त याद रखिएगा, इंक्रीज टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है। क्योंकि बर्फ गर्मी से पिघलती है, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका गलन था, मेल्टिंग था। अब इसी तरह से नंबर 2 हम पढ़ेंगे यहां पर। टोटल 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 और 5। नंबर 2 गलन हो गया, तो अब हम क्या पढ़ेंगे गलन के बाद में, हिमांक। फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। किसी ठोस का द्रव में परिवर्तन। कोई ठोस, सॉरी उल्टा लिख दिया, किसी द्रव का ठोस में परिवर्तन होना। ऐसा कब होता है, जब तापमान कम होगा। तो इसमें तापमान में कमी होती है। डिग्रीज टेम्परेचर। तीसरा एग्जाम्पल, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना। वाटर कन्वर्ट इनटू आइस। कितना इजी है ये। ठीक है,
बोर्ड का कलर चेंज करिए, बोर्ड का कलर चेंज करिए। ठीक है, मैं आपको, है ना, आपको दे देता हूँ। आप दो तीन कलर के ऑप्शन, फर्स्ट एंड लास्ट रहेगा, फिर जब तक हमारी 30-35 क्लास कंप्लीट नहीं होती कलर वही रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक वो दे देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, है ना, जिसमें आप बोल देंगे उसमें हम शुरू कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने आपको एक पोल दिया है, ठीक है, जिस पे परसेंटेज ज्यादा होगा मैं वो कलर कर दूंगा, और इसके बाद कभी भी परिवर्तन नहीं होगा उसके अंदर। तो यू कैन चूज इस, है ना, क्योंकि मैं बार बार एक चीज का जवाब नहीं दे सकता, आप दे सकते हो। ठीक है, सर गुस्सा हो गया, गुस्सा क्या हो गया बेटा, मैंने तो आपको चीज दी है। जिसका परसेंटेज आएगा, है है ना, ये फर्स्ट एंड लास्ट है। चलिए, लास्ट 25 सेकेंड है। मैंने आपको पोल दिया है, उस पोल पे परसेंटेज जो ज्यादा होगा मैं वो रखूंगा। चलिए, तो जवाब आ चुका है, आप सभी ने देख लिया है। 50% से ज्यादा बच्चे, है ना, इसी के साथ में, है ना, तो अब इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा अंत तक, है ना। और 5 मिनट बर्बाद करने के लिए शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद। तो पानी का बर्फ में बदल जाना, ये हिमांक होता है, फ्रीजिंग होता है, तो हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अगला नंबर थर्ड जो आता है, नंबर थर्ड वाली घटना को हम कहते हैं वाष्पीकरण। इवोपरेशन। वाष्पीकरण की यदि हम बात करें, तो लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। किसी द्रव का गैस में परिवर्तन होना। ठीक है, और सबसे मेन चीज कि ये परिवर्तन कब होता है, जब तापमान बढ़ता है। इंक्रीज टेम्परेचर। तो तापमान बढ़ने पर यह घटना हमें दिखाई देती है। ठीक है, ओके, गुड। तापमान बढ़ेगा, है ना। तापमान देखो, मैंने आप ही की डिमांड करी, आपने ब्लैक ब्लू जो करना था मैंने आप ही से पूछा कि भैया क्या करना है, जिसका बहुमत आया 51% में तो गवर्नमेंट बन जाती है यार, है। तो सर्वाधिक बहुमत इसी कलर का है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, मैं, मेरा पक्ष नहीं है कि मैं ये रख रहा हूं, मैं आप ही से पूछा है, आप ही के जवाब है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे मत कही है। अगली चीज,
है ना, ये आप ही का बहुमत है, आप ही ने चुना है, तो उसमें मेरी कोई है ना खता नहीं है ना। तो ये बार बार आज फर्स्ट एंड लास्ट था। चलो, तो किसी द्रव का गैस में परिवर्तन होना जब तापमान बढ़ता है वाष्पीकरण होता है। अब देखो यहाँ दो घटनाएं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हैं ना, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बच्चे दो चीज में कंफ्यूज रहते हैं, वाष्पीकरण क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं वाष्पीकरण, इवोपरेशन। अब आप एक चीज देखते हैं, जैसे अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, कहीं कोने में है ना से सूरज देवता बना देते हैं ऐसे, ताकि आपको भी अच्छा लगे सूरज देवता है। अब यहां से सूर्य का प्रकाश जो आता है वो जैसे मान लीजिए समुद्र के ऊपर गिर रहा है। अब ये समुद्र का पानी है, कोई भी समुद्र हो सकता है ये। तो ये समुद्र है, कोई सागर है, कोई महासागर है। अब ऐसी स्थिति में यहां क्या होता है, इसमें से पानी जो है ये द्रव अवस्था में, यहां से ये पानी ऊपर इस तरह से उड़ने लग जाता है, तो ये जलवाष्प कहलाती है। क्या कहलाती? जलवाष्प। ये वाटर वेपर कहलाती है ना। और जब हम पानी को गर्म करते हैं और पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, कहां तक? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। यहां पर आग लगी हुई है। अब यहां से भी ये जो पानी है ये इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो हम इसे कहते हैं भाप, स्टीम कहते हैं। बहुत सारे बच्चे देखो, अवस्था एक ही है, ये भी द्रव से गैस में जा रहा है, ये भी द्रव से गैस में जा रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अब आप खुद समझदार हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, समझना यहां पर। जैसे समुद्र का पानी है, सूर्य के प्रकाश से क्या ये पूरा पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है? मुझे एक बात बताइए, क्या ये पूरा पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, बॉईल होने लगता है? कभी आप किसान परिवार से हैं और यदि कुएं के आसपास कभी गए हो, तो कुएं में ऐसा देखने को मिलता है कि जब गर्मी के दिन होते हैं तो ऊपर का पानी गर्म होता है, नीचे से ठंडा आता है। तो ये पूरा पानी क्या 100 डिग्री पर बॉईल होता है? कि सर नहीं, सिर्फ ऊपर की जो सतह होती है ना, उस सतह के आसपास में घटना होती है। तो ये जो वाष्पीकरण या इवोपरेशन है ना, यह सतह पर होने वाली घटना है। इट्स रिएक्ट ऑन वाटर सरफेस। ये पूरे पानी के ऊपर क्रिया नहीं करती, ये सिर्फ पानी की सतह पर काम करती है। पूरा पानी 100 डिग्री पर बॉईल होता तो भाई साहब कोई जिंदा नहीं बचता उसमें। लेकिन जब आप पानी को गर्म करते हो और वो बॉईल होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पानी जो है वो भाप में बदल जाता है 100%। तो आपको अंतर समझ में आ गया दोनों में, कि बॉइलिंग क्या चीज होती है ना, और वाष्पीकरण क्या चीज होती है, इवोपरेशन क्या चीज होती है। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? आज देखो, एक माइंड में ये बहुत डाउट होता है, मन में एक बड़ा द्वंद होता है कि यार ये दोनों एक ही चीज तो होती होंगी, ये अलग कैसे हैं। चलिए,
ये समझ में आ गया दोनों में अंतर? डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2 का डिफरेंस समझ में आ गया आपको? जी हाँ, वेरी गुड। तो ये सतह पर होने वाली एक घटना होती है, इसको ध्यान रखना है आपको। वाष्पीकरण एक सतही घटना है और ये किसी भी ताप पर हो सकता है, किसी भी ताप पर हो सकती है। अरे यार, कम गर्मी होगी तो कम वाष्पीकरण होगा, ज्यादा गर्मी होगी तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा, है ना? इट्स वर्क एनी टेम्परेचर, तो किसी भी तापमान पर हो सकती है, तापमान पर काम कर सकती है। एग्जाम्पल, जल किस में बदल जाता है? जल वाष्प में। तो वाटर का वाटर वेपर बन जाना, तो जल का जलवाष्प बन जाना। ठीक है, इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है ना? वो समझना, इसमें आप ऊपर से गर्म हो रहे हो, इसमें नीचे से गर्म हो रहे हो। बॉइलिंग वाले में ये दिक्कत होती है, बॉइलिंग कर रहे हो ना किसी चीज को, पूरा गर्म होना चाहिए, इसमें पूरा गर्म नहीं होता है। एक बेसिक सा डिफरेंस है, हल्का सा। ठीक है, तो ये चीज आती है यहाँ पर, बाकी कोई इसमें विशेष अंतर नहीं है। तो ये वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण का उल्टा क्या होता है? संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है। संघनन या कंडेंसेशन, संघनन या ना कंडेंसेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा? कोई गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, किसी गैस का द्रव में परिवर्तन होना, किसी गैस का द्रव में परिवर्तन होना। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? हाँ, पेपर में सवाल आते हैं। और ऐसा कब होता है? जब तापमान में कमी आती है। डिक्रीज टेम्परेचर। अब देखो, समझना कैसे ये घटना घटित होती है। अब देखो भाई, आपने देखा होगा कि वर्षा होती है, तो सबसे पहले वर्षा होती है तो क्या होता है? जो पानी अभी वाष्पीकरण हुआ, तो क्या बना था पानी? ये सर जलवाष्प बना था। ठीक है, तो ये जो जलवाष्प है, ये कौन सी स्टेट है? ये सर गैस अवस्था है, वाटर वेपर है। अब कुछ समय बाद फिर यहां से क्या होता है? नीचे जमीन पर वर्षा की बूंदें होने लगती है। फिर नीचे वापस से यही पानी इसमें जाने लगता है। तो यहां वर्षा हो रही है, रेन हो रहा है। अब ये यहां पर क्या है? पानी है। अब वर्षा में तो पानी गिरेगा,
ये कौन सी स्टेट है पानी? तो भैया सीधी सी बात है, लिक्विड है, द्रव अवस्था है। जलवाष्प से ही पानी आया ना कि हाँ सर, तो गैस द्रव में बदल गया। आया समझ में आपको? तो किसी गैस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, या हिंदी में संघनन कहलाता है। तो कंडेंसेशन समझा आपने, संघनन समझा आपने, इसके एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण समझिए। वर्षा हो रही हो, देखो अब क्या होता है, आपने कुछ सिलेंडर देखे हो जैसे एलपीजी के सिलेंडर, उसमें कभी दबाना हल्की सी गैस लिक्विड अवस्था में, इसे बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी गैस, हालांकि ये थोड़ी सी कम होती है, लेकिन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। अब इनमें कौन सा ईंधन होता है, कौन सी गैस होती है, वो अभी नहीं पढ़ना, वो आगे पढ़ेंगे। एक टॉपिक आएगा हमारा फ्यूल एंड गैसेस लो, वहां पर एलएनजी होती है इसी तरह से, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये जो गैस होती है ना, ये भी कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में पाई जाती है भाई, इन्हें गैस से ही बदला जाता है द्रव के अंदर, क्योंकि इन्हें निम्न ताप, है ना, याद रखिएगा, और हाई प्रेशर पर अप्लाई किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि वर्षा का जो पानी है वो किस अवस्था में कन्वर्ट हुआ होता है, ठीक है, या संघनन को कैसी कंडीशन में देखा जाता है। तो जब कोई गैस द्रव में बदल जाती है तो उसे संघनन या कंडेंसेशन कहा जाता है। चलिए, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर समझ में आई, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड आज ही सारी क्लासेस, आज से ही एप्लीकेशन में शुरू हुई है, तो एक आध दिन रुकिए, इंतजार करिए, आपको सारे ही मिल जाएंगे, ठीक है। चौथी के बाद नंबर 5वीं अवस्था आती है आपकी 5th नंबर की। इस 5th नंबर की स्टेट को क्या कहा जाता है? 5th नंबर वाली स्टेट जो होगी, अब एक पहले पढ़ते हैं सबलीमेशन। ऊर्ध्वपातन। सबलीमेशन में क्या होता है? सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉरी, सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस। ठोस का गैस में परिवर्तन, है ना। मैं आपको क्लियरली एक पॉइंट लिख देता हूं यहां पर, कि इसमें द्रव अवस्था नहीं आती। किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, नहीं, लिक्विड आती ही नहीं है, लिक्विड स्टेट इसमें होती ही नहीं है ना। तो माइंड में ये चीज चल रही हो तो निकाल देना कि भैया इसके अंदर ये होता है, तो द्रव अवस्था नहीं आती इसमें। और कब होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तापमान बढ़ने पर होगा। मैं आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपने ड्राई आइस का नाम सुना होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो ड्राई आइस होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो प्यारे मोहन, आपने कभी देखा होगा शादी जब होती है तो वहां वरमाला के समय में नीचे धुआं किया जाता है, तो वहां क्या करते हैं, उस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ होती है जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, है ना। तो या आप सॉलिड CO2 कहो, या इसी का दूसरा नाम ड्राई आइस कहो, या इसे ही शुष्क बर्फ कहो, ठीक है।
या इसी को आप क्या कहो, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर ये बर्फ में बदल जाती है। इसमें गर्म पानी डालते हैं तो ये एकदम से गैस बन के निकलती है, तो धुआं दिखता है। वो जो धुआं होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड यही है। ठीक है। इसके अलावा और कौन करता है, आयोडीन करता है। ठीक है, कपूर करता है। कपूर को कैम्फर भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। और कौन करता है, नौसादर करता है। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इसी का नाम है ना। तो अमोनियम क्लोराइड भी इसे ही कहते हैं, नौसादर कोई। और कौन आएगा इसमें, एंथ्रासाइन। ये नहीं लिखो तो नेप्थलीन की गोली लिख लो, नेप्थलीन बॉल, है ना। ये फिनाइल की गोलियां जो होती है ना, उन्हें नेप्थलीन बॉल कहा जाता है। एंथ्रासाइन, नेप्थलीन बॉल, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड इसी का नाम है। आयोडीन, कैम्फर मतलब कपूर या ठोस डाइऑक्साइड। अब देखना, फिनाइल की गोलियां होती हैं छोटी छोटी, हम उन्हें घरों में कहीं रख देते हैं तो वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है, वो पिघलती नहीं है ना। वो द्रव में नहीं बदल रही, वो धीरे धीरे गैस में बदलती है। आपने वो देखे होंगे, है ना, कभी कभी आप कुछ, है ना, फ्रेगनेंस वाले कुछ क्या बोलते हैं उनको यार, ओडोनिल नहीं, उसमें तो पाउडर होता है। टिकिया आती है ऐसी गोल गोल, है ना, दिखती बिल्कुल, और उनको खोल कर रख देते हैं तो वो भी धीरे धीरे क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो वहां पर भी यही काम हो रहा है, सब्लिमेशन, क्योंकि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं नेप्थलीन का अंश है ना, उसको मिलाया गया है। तो ये सब, अब यहां से एग्जाम में प्रश्न ऐसा आता है, मैं आपको कंफ्यूज, है ना, कंफ्यूज करके पूछते हैं, देखना समझना, कि जैसे नमक के अंदर कपूर मिला दिया गया, नमक के अंदर कपूर मिला दिया गया, नमक से कपूर को किस प्रकार अलग करोगे। तो यदि इनमें से कोई नाम किसी के साथ मिक्स है तो सब्लिमेशन से अलग हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे ये सीधा गैस में बदल जाएगा और वो चीज नीचे हो जाएगी। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर ये तो गैस में बदल जाते हैं, ग्रुप डी के लिए कर सकते हैं। आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप ALP की क्यों कर रहे हैं। एक टारगेट रखो ना बाबू। 3 दिन में टारगेट चेंज हो गया ALP से। चलिए, इतना केमिस्ट्री वहां भी पढ़ना है, इतना यहाँ भी पढ़ना है, वहां थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना है। ठीक, ये कह सकते हैं। चलिए आइए, नंबर 6, सब्लिमेशन का उल्टा होता है नीछेपन, डिपोजिशन। चलिए, ठीक है। नीचेपन या डिपोजिशन, गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड, गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन, है ना, बहुत कम देखने को मिलता है। यहां देखिएगा, गैस का सीधा किस में बदलना, ठोस में परिवर्तन। यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये कब होगा, जब तापमान में कमी होगी। डिक्रीज टेम्परेचर, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, आप किसान फैमिली से यदि बिलोंग करते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, पाला या फ्रोस्ट।
किसी फसल के ऊपर क्या गिरना, पाला गिरना या फ्रोस्ट गिरना। सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है। सर जी आईटीआई नहीं है प्लीज, ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाइए ग्रुप डी हो जाए। अब तुम कॉपी पेस्ट करोगे तो मैं ऐसा ब्लॉक करूंगा कि 250 कमेंट कर दिए तुमने अभी तक, परमानेंट ब्लॉक हो जाओगे यहाँ से, परमानेंट। ठीक है, फिर कॉपी पेस्ट कर रहा है, दिमाग पैद से पैदल है क्या भाई? हो जाएगा काम, मैं बोल रहा हूँ ना, हो जाएगा, लेकिन ये हरकतें बंद कर दो। मैं ना, मेरी क्लास में कॉपी पेस्ट मत करना अगली बार, है ना? मुझे पसंद नहीं है। आज इसलिए जवाब दे रहा हूं ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ मेरे साथ। चलिए, पाला या फ्रोस्ट का मतलब क्या होता है? आपने इस तरह से फसलें देखी होंगी, फसलों की पत्तियां होती हैं इस तरह से। अब ये जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों की यदि बात करें तो इन पत्तियों को कभी ठंड के दिनों में देखें तो इनके ऊपर ऐसे बर्फ जम जाती है ना? थी ये पत्ती ही, लेकिन क्या हो गया, बर्फ जम जाती है। तो फसलों की पत्तियों के ऊपर जब बर्फ जमती है ना, उसे कहते हैं पाला गिरना। ठंड के दिनों में ऐसा होता है। ठीक है, कब होता है? ठंड के दिनों में। तो ठंड के दिनों में ऐसा होता है कि जो बर्फ जम, अब मुझे एक बात बताओ, पौधा ऐसा खड़ा था, उसकी पत्तियों पे बर्फ कहां से आ गई? कोई पानी डाला था क्या हमने? कि सर नहीं। तो फिर वो बर्फ कहां से आई? तो वायु में क्या थी? कुछ जलवाष्प की मात्रा थी। क्या थी? जलवाष्प की मात्रा थी। अब ये पानी में नहीं बदली, ये सीधी किस में बदल गई? बर्फ में बदल गई। इसे ही कहते हैं फ्रोस्ट या पाला। ठीक है, शुद्ध हिंदी का वर्ड है पाला गिरना बोलते हैं इसको, है ना? किसी ने नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूं, है ना? देखो, वैसे मैं आपको बता देता हूं, जो यूपी से हैं, जो मुख्य रूप से कहाँ, हिमाचल प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, पंजाब से है ना? और राजस्थान का वो हिस्सा जो गुड़गांव दिल्ली साइड में लगता है, मध्य प्रदेश के बच्चों को इसके बारे में थोड़ा सा कम आइडिया होगा, लेकिन ये वर्ड उनने जरूर सुना होगा जहां ठंड अच्छी गिरती है। जिस क्षेत्र में ठंड नहीं गिरती, उन लोगों ने इस वर्ड को शायद कम सुना हो, क्योंकि देखो, जो चीज हमारे आसपास में घटित होती है हम उसको सुनते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके। आप, मैं घमंड बेटा, मैं तुमसे 50 बार बोल चुका हूं यार। है, एक स्टूडेंट कुछ कह रहा है? तो भाई एएलपी की क्लास है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये सिर्फ एएलपी के लिए है, ठीक है, अब फिर आप ये कह रहे हो, आप टीचर को ब्लेम कर रहे हो, आप में घमंड है, आप में ये है, आप में वो है। मैं, सब मेरी ही गलती है बाबू। ठीक है, आपको शायद पता नहीं हो, तो मैं आपको एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूँ ये बेच किस लिए चल रहा है। ठीक है बेटा, पढ़ लो यार। आरआरबी एएलपी 2026, ये सिर्फ एएलपी के लिए है। ठीक है, एएलपी के अलावा इस बेच से किसी और की तैयारी नहीं होगी। ठीक है, ये सिर्फ एएलपी के लिए है। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात अब आपको समझ में आई होगी। हाथ जोड़कर बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए। ठीक है, अभी तक मैं कह रहा था कि चलो, है ना, ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन नहीं, ये बेच सिर्फ एएलपी के लिए है। ठीक है, तो मुझे माफ करिएगा, है ना? सिंपल सी बात। चलिए, है ना? तो सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए। धन्यवाद। अब आपको जो समझना है समझिए। ठीक है, मैंने स्क्रीन भी लगा दिया, स्पष्ट बताया गया। अब यहाँ देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वगैरह, ये वाला चार्ट हमने ऑलरेडी पहले भी देख लिया था, तो इसकी हमें कोई आवश्यकता विशेष है नहीं। इसको अपन पटक देते हैं वहीं पर। यहाँ पर फिर हम लोगों ने इतनी कंडीशंस देख ली थी, है ना? अब यह देख लीजिए आप। ठीक है ना? एएलपी के सभी चीजों के लिए है। ठीक है ना भाई? अब ये होता है, 150-200 बार कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर एक बार जवाब दे दिया कि भाई मत करो। ठीक है, अदरवाइज हमें आपको रोकना पड़ेगा, है ना? आप खुद नहीं रुकोगे तो हमें रोकना पड़ेगा। इसमें तुम गंदे हो, तुम्हारा ये है, तुम गुस्से लो, तुम्हें नहीं आता है, ये हो गया, वो हो गया। भाई मैं ही गलत हूँ, आप सर्वे सर्वा हैं, आप सही हैं। ठीक, खुशी मिल गई आपको, चैन मिल गया, सिलेक्शन हो गया, अब मैं पढ़ाऊं, मैं अपना काम कर लूं। ठीक, आ जाओ यहाँ पर। ये देखो, ये वही 6 कंडीशंस है ना? डिपोजिशन, भाई सीधी सी बात है, गैस आ गई सॉलिड में, सॉलिड चला गया गैस में, तो सब्लिमेशन।
लिक्विड चला गया गैस में तो भैया सीधी सी बात है इवोपरेशन, गैस चला गया लिक्विड में तो कंडेंसेशन, सॉलिड चला गया लिक्विड के अंदर तो मेल्टिंग, लिक्विड चला गया सॉलिड में तो फ्रीजिंग। ये वही चीजें हैं, ठीक है। और ये अभी जो आपने 6 कंडीशन पढ़ी है सारी के सारी, ये सभी 6 कंडीशन, ये वाली और ये वाली, ये सभी 6 कंडीशन आपकी फिजिकल चेंज में आती है। इनमें जितने भी हमने पढ़े ये सारे के सारे आपके भौतिक परिवर्तन है। आज का हमारा टॉपिक भौतिक परिवर्तन ही था, ठीक है, हमें वही पढ़ना था, लेकिन शायद में भी टाइम हो चुका है लगभग, है ना, इसलिए हम वो चीजों को कल करने का प्रयास करेंगे। तो ये 6 चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। हमारा जो टॉपिक शुरू होगा अब वो कौन सा होगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, है ना, न्यू टॉपिक हमारा शुरू होगा, है ना, लगभग हम उसी का पार्ट ही पढ़ रहे थे। चलिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मैं आपसे एक चीज यहां पर कहना चाह रहा था कि मैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस तो पूरा हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा, ठीक है। हिंदी में बताओ बेटा, इसका पूरा चार्ट, ये जो आप कह रहे हो कि ये हिंदी में बताओ, ये मैं आपको यहां बनाकर आया हूं, ये रहा, है ना। हर एक शब्द हिंदी लिखा है मैंने, ऐसा कोई एक शब्द नहीं हो जो हिंदी में नहीं लिखा हो, तो यू कैन टेल मी नाउ, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका हिंदी बता दूंगा। बाकी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मैं हिंदी लिखता हूं और उसकी इंग्लिश भी लिखता हूं, है ना। मोस्ट प्रोबेबल प्रेफर यही करता हूं कि अगर ऐसा कोई शब्द है जो हिंदी इंग्लिश में सेम है तो मैं उसे हिंदी में ही लिखूं, ठीक है, बिल्कुल, ओके। चलिए बताइए। हाँ, आप एएलपी के किसी भी सेगमेंट के लिए केमिस्ट्री आपकी पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, मैं आपसे जो चीज कहना चाह रहा था कि मैं इसके 30 एग्जाम्पल आपको फिजिकल चेंज के लिखवाऊं और 30 एग्जाम्पल में केमिकल चेंज के लिखवाऊं। अगर मैं एक एग्जाम्पल को खुद हिंदी में लिखूंगा और इंग्लिश में लिखूंगा तो मे भी शायद 60 दूना 120 लाइनें हो जाएंगी और मोस्ट प्रोबेबल 3 दिन लग जाएंगे। तो क्या मुझे सिर्फ एग्जाम्पल, बाकी की चीजें मैं सब हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा, तो क्या आप ये चाहते हैं कि जो आपके 60+ एग्जाम्पल हों, 60 से ज्यादा एग्जाम्पल हों, वो मैं टाइप कर लूं, ठीक है, बताइए। नहीं, अगर आप बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी लिख लीजिए ऊपर वाली लाइन, आप इंग्लिश के हैं तो आप इंग्लिश लिख लीजिए नीचे वाली लाइन, ठीक है। मैं एक भाषा में नहीं लिख सकता क्योंकि हमारे पास दोनों छात्र हैं, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। आप हिंदी मीडियम के हैं, जैसे ये वाली चीज है ना, ये स्लाइड मैंने पढ़ाई, तो आप है ना नीचे पढ़ को डीप पोजीशन इंग्लिश लिखना चाहे तो लिख लीजिए, वरना ये वाली लाइन हिंदी की लिखिए, इतना हिंदी लिखिए, इतना हिंदी लिखिए, खेल खत्म। क्यों लिख रहे हो इंग्लिश, है ना, ये चीज है ना, है ना। और कुछ कहेंगे नहीं सर कि ऐसा मत करिए, तो फिर मैं 4-5 एग्जाम्पल ही हाथ से लिख पाऊंगा, ज्यादा नहीं, है ना। ऐसी स्थिति में मैं 60 के आसपास एग्जाम्पल दे दूंगा, 30 इसके और 30 इसके, है ना। पीडीएफ की मतलब मैं इसी में इंक्लूड कर लूंगा एग्जाम्पल के तौर पर, पीडीएफ के तौर पर, है ना। अगर आप कहेंगे नहीं तो मैं फिर हाथ से सिर्फ 5 या 7 एग्जाम्पल ही लिख पाऊंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं इनको टाइप कराने की सोच रहा हूँ 50-60 को। चलिए, है ना। हाँ, और एक चीज, और कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो आज, है ना, अभी का समय मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए, हैंड नोट्स में पूरा डलवा देना, हाँ हैंड नोट्स में तो पूरा लिखा हुआ आएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप। इसमें भी रहेगा, मेरी पीडीएफ में भी रहेगा। हाँ, एएलपी में कॉम्बो बेस्ड टेक्निकल के लिए भी तो है आपका, है ना, स्पष्ट है वहां पर। चलिए, और कोई प्रश्न मेरे लिए। एग्जाम्पल जरूरी है, फिजिकल और केमिकल चेंज टॉपिक में से एग्जाम्पल ही प्रश्न में आते हैं, कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक बोल गया मैं, ठीक है। नहीं, वैसे तो मैं 30 के 30 पढ़ाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पीडीएफ लगा लिए तो मैं बताऊंगा कि कौन सा क्यों है, तो उसके लिए तो निश्चिंत रहिए आप।
हाँ वो मैं करवाऊंगा, एक एक पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। अरे टेलीग्राम में ऐड थोड़ी करना, यहीं पे पढ़ाएंगे भाई। हाँ, चलिए। हैंड रिटन नोट्स आपको कल से सारे मिल जाएंगे, है ना, आज शाम से ही मिलना शुरू हो जाएंगे वैसे तो। ठीक है, तो आज के लिए शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, थैंक यू।